एक दिन गंगा, आज अगर थोड़ी भी मछली मिल जाए तो बच्चों को भरपेट खाना खिला पाऊंगा, पर ये नाव कब तक साथ दे, इसका तो भगवान ही मालिक है। किशन, तुम मेहनती हो, ईश्वर तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। किशन, अब तुम जाओ, मैं तब तक बच्चों के लिए सत्तू बना देती हूँ। इसके बाद किशन जाल लेकर समुंदर की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर वह अपनी नाव लेकर समुद्र में जाता है। समुंदर, तू ही मेरा भगवान है, तेरे सीने से ही रोटी निकालता हूँ, आज थोड़ा रहम कर देना। मछलियां पकड़ते हुए किशन की नाव हिलती है, मगर वो हार नहीं मानता। घंटों की मेहनत के बाद वह कुछ मछलियां पकड़ लेता है। जय हो, आज सही से बच्चों का पेट भर जाएगा। किशन खुशी से मछली लेकर गांव की ओर लौटता है। गांव लौटते वक्त सेठ भूपाल की हवेली के पास से किशन गुजरता है। सेठ के आदमी उसे रोक लेते हैं। किशन, पिछले हफ्ते का उद्धार चुका नहीं पाए और अब मछलियां बेचने जा रहे हो? पहले मेरा हिसाब दो। सेठ जी, बच्चों ने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया, आज मछलियां बेचने दीजिए, शाम को आधा पैसा आपको दे दूंगा। तेरी औकात क्या है मुझसे सौदा करने की? अभी तेरी सारी मछलियां जब्त करता हूँ। सेठ के आदमी किशन की टोकरी छीन लेते हैं। किशन हाथ जोड़ता है। सेठ जी, रहम करिए, ये मेरे बच्चों के पेट का सवाल है। सुन, तू गरीब पैदा हुआ है, गरीब ही मरेगा। अरे क्या फायदा ऐसी मेहनत का जिससे तू कर्ज नहीं दे पा रहा? तेरा तो मर जाना ही बेहतर है। किशन वहीं जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। कुछ लोग ये सब देख रहे थे, मगर कोई कुछ नहीं कहता। इसके बाद किशन खाली हाथ घर लौटता है। किशन को इस प्रकार दुखी देख गंगा उससे पूछती है, किशन, क्या हुआ? मछलियाँ कहाँ हैं? सेठ ने सब छीन ली गंगा, हमारे भाग्य में शायद भूख ही लिखी है। नहीं किशन, तुम हार मत मानो। भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। हम लड़ेंगे सेठ के जुल्म के खिलाफ। रात का समय, झोंपड़ी के अंदर दीपक की मध्यम लौ जल रही थी। गंगा रोटियों की जगह बच्चों को सत्तू का पानी पिला रही थी। बच्चों की आंखों में भूख और थकान थी। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ खाना है क्या? भैया, माँ रो रही है, कुछ मत मांगो। गंगा अपने आंसू पोंछती है और किशन को देखती है, जो चुपचाप कोने में बैठा था। किशन, क्या हमारी मेहनत से भी बड़ा है उनका जुल्म? क्या ईश्वर अंधा हो गया है? नहीं गंगा, ईश्वर सब देख रहा है, पर शायद वो चाहता है कि हम पहले खुद अपनी चुप्पी तोड़ें। रात गहराती है, बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। अगली सुबह गांव में सेठ भूपाल का आदमी गांव वालों को धमका रहा था। किशन और गंगा दूर से यह सब देख रहे हैं। जो सेठ के खिलाफ बोलेगा उसका हश्र भी किशन जैसा होगा, याद रखो। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लोग डर के मारे चुप थे। तभी किशन का दोस्त रामू पास आता है। किशन भाई, तुम्हारी हालत देखकर दिल फट जाता है, लेकिन हम भी कब तक चुप रहेंगे? अगर तू लड़ेगा तो हम भी तेरे साथ हैं। ये सुनकर किशन के अंदर कुछ हिम्मत आती है। वह सभी गांव वालों से कहता है, भाइयों और बहनों, सेठ ने हमारी मेहनत लूटी है, बच्चों की रोटियां छीनी है। क्या हम यूं ही डरते रहेंगे? जो आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। नहीं किशन भाई, अब बहुत हो गया। हमारे पास कुछ नहीं, पर हमारी एकता सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, हम अपने बच्चों के लिए जान भी दे देंगे, पर अब और अपमान नहीं सहेंगे। तभी सेठ अपने गुंडों के साथ वहां आता है। अरे क्या करोगे तुम सब? मेरे पास पैसा है, ताकत है, गुंडे हैं। तुम लोगों के पास क्या है? हमारे पास भूख है सेठ, और भूखे इंसान से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। तू मुझे धमकी दे रहा है? ये धमकी नहीं है सेठ जी, ये चेतावनी है। अब अगर किसी गरीब की रोटी छीनी तो पूरी हवेली हिला देंगे। सेठ खामोश हो जाता है। उसके आदमी भी एक पल को हड़बड़ा जाते हैं। रात का समय, सेठ गांव वालों की बातों की वजह से बहुत गुस्से में था। वो क्रोधित होकर अपने गुंडों को बुलाता है। सुनो, किशन को सबक सिखाओ, बहुत उड़ रहा है। जाओ और उसकी नाव जला दो। मैं भी देखता हूँ कि ये मछली कैसे पकड़ आता है। इसके बाद सेठ के गुंडे किशन की नाव के पास जाकर नाव में आग लगा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह किशन मछली पकड़ने जाने लगता है। तभी गंगा उससे कहती है, किशन, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या पता आज भी सेठ तुमसे मछली छीन ले। ठीक है, चलो।
किशन और गंगा बच्चों को ठीक से सुलाकर मछली पकड़ने चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। किशन, देखो, हमारी नाव किसी ने जला दी। किशन द्वार कर नाव के पास जाता है, मगर तब तक आग सब कुछ निगल चुकी थी। वह जमीन पर बैठकर रोने लगता है। तभी एक बाबा किशन को रोता देख उसके पास आते हैं। बेटा, आंसू बहा लेना कमजोरी नहीं होती, लेकिन उन आंसुओं से कुछ बड़ा करने की ठान लेना वही असली ताकत है। बाबा, मेरा परिवार भूखा है, लेकिन मैं अब किसी से डरूंगा नहीं। सेठ के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। तो सुनो, जब इंसान की मछली कोई और छीन ले, तब वो समुंदर को नहीं छोड़ता, वो नाव को मजबूत करता है। किशन की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वो अपने आंसू पोंछता है और दृढ़ होकर उठता है। अब वक्त है लड़ने का, भूख से और उस सेठ के अन्याय से। अगली सुबह क्या कर रहे हो किशन? उम्मीद बना रहा हूं, हमारे बच्चों के लिए और हमारे कल के लिए। ये सिर्फ नाव नहीं है किशन, ये हमारे सपनों की नई शुरुआत है। चाहे हाथ छिल जाए, पर हमारा हौसला नहीं टूटेगा। तेरी बातें ही मेरी ताकत हैं गंगा। तू है तो मैं हार नहीं सकता। उधर सेठ अपनी हवेली में अपने आदमियों के साथ बैठा था। वह गुस्से में तमतमाया हुआ था। सेठ जी, किशन ने दूसरी नाव बना ली है और मैंने सुना है कि वो आपसे बदला लेना चाहता है। क्या? ये किशन अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। उसके अंदर डर बैठाना होगा, वरना और लोग भी सिर उठाने लगेंगे। आज रात उसके बच्चों को उठा लेते हैं मालिक, तब समझेगा आपसे टकराने का अंजाम। नहीं, बच्चों को रहने दो, अब इसे ही सबक सिखाएंगे। अगली सुबह किशन किसी तरह नाव लेकर इस बार नदी पर पहुंचता है। आज नहीं तो कल जीत हमारी होगी, क्योंकि हम सच्चे और मेहनती हैं। नाव धीरे धीरे बहने लगती है। इस बार किशन काफी सारी मछलियां पकड़ लेता है। फिर उन्हें टोकरी में रखकर बाजार की ओर चल देता है। बाजार पहुंचकर किशन मछली बेचने लगता है। शाम का समय, किशन अकेले मछलियां बेचकर लौट रहा था। नदी की लहरें शांत थीं और वातावरण में अजीब सी बेचैनी थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से 4 गुंडे निकलते हैं। साथ में आता है सेठ भूपाल। कहां था ना किशन, तू कितना भी चिल्ला ले, ये दुनिया पैसे वालों की है। सेठ, अब तुझसे डर नहीं लगता। तेरा जुल्म बहुत देख लिया। अरे, तू गरीब होकर मुझसे आंख मिलाता है, आज तू यहीं खत्म होगा। गुंडे किशन को पकड़ते हैं और उसे खींचकर नदी की ओर ले जाते हैं। नदी के किनारे गुंडे किशन को पैर से बांध देते हैं। सेठ खड़ा देखता है, जैसे उसका कोई शौक पूरा हो रहा हो। सेठ, तू मेरी देह को मार सकता है, मेरे इरादों को नहीं। जब जब कोई गरीब रोएगा, तू मेरी आवाज सुनेगा। चिंता मत कर, अब तुझे आवाज उठाने के लिए सांसें नहीं मिलेंगी। गुंडे किशन को नदी में धकेल देते हैं और वहां से चले जाते हैं। किशन डूबने लगता है और पानी में छटपटाता है। गंगा, मेरा सपना अधूरा न रहने देना, बच्चों को पढ़ाना और गांव को मत झुकने देना। अचानक दूर एक चिल्लाहट सुनाई देती है। गंगा और रामू भागते हुए आते हैं, क्योंकि गंगा को पहले ही शक था। गंगा की सांसें तेज थीं। वह बिना कुछ सोचे ही नदी में छलांग लगा देती है। नदी का बहाव तेज था। अरे कोई बचाओ। किशन, गंगा भाभी, रुको, मैं आ रहा हूं। रामू दौड़ता है और तुरंत गांव वालों को मदद के लिए बुलाता है। सब मिलकर किशन और उसकी पत्नी को बड़ी मशक्कत से बाहर निकालते हैं, लेकिन गंगा अब नहीं रही। गंगा, तूने क्यों किया ये? मुझे बचाने के लिए खुद चली गई। इसके बाद वह गंगा को लेकर घर पहुंचता है। घर पहुंचकर वह अपने बच्चों को सब बता देता है। ये सुनकर किशन के बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। माँ, आपकी तो जरूरत थी हमें, आपने क्यों छोड़ दिया हमें? माँ, उठो ना माँ। पूरा गांव शोक में डूबा होता है। गंगा का बलिदान सबके दिलों को छू जाता है। कुछ सालों बाद किशन अपनी पत्नी की मौत को लेकर अभी शांत था, लेकिन उसके अंदर बदले की आग भड़क रही थी। अर्जुन और गीता अब जवान हो चुके थे। गीता बेटी, तू जल्दी से खाना बना दे, मुझे काम पर जाना है। अर्जुन, तू भी पढ़ाई के बाद गाय को जंगल छोड़ आना मत भूलना। हाँ बाबूजी, मैं सब कर लूंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकालूंगा
और उस सेठ से अपनी माँ का बदला लूंगा। भाई तेरे भरोसे ही तो है ये घर, अब तू ही हमारा सहारा है। उन तीनों के चेहरे पर गरीबी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। गांव का सेठ भोपाल अब और भी घमंडी हो गया था और औरतों से बदतमीजी करना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन गीता कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में उसे सेठ भोपाल मिलता है। अरे ओ गीता, कहाँ जा रही है ऐसे सजी हुई? जरा हमारे सामने भी चेहरा दिखा दे, कुछ मेहरबानी तो हो हम गरीबों पर। सेठ जी, मेरी मर्यादा मेरा अभिमान है, कृपया ऐसी बातें ना करें। अरे तेरी इतनी हिम्मत, एक गरीब की बेटी होकर मुझसे ऊंची आवाज में बोल रही है? तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। गीता आंखों में आंसू लिए वहां से भागती है। चारों तरफ के लोग सब देख रहे हैं, पर कोई कुछ नहीं बोलता। गीता रोती हुई घर आती है। अर्जुन चौकन्ना होकर बहन की हालत देखता है। दीदी, ये क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? भाई, सेठ भोपाल ने सबके सामने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, ताने मारे और मुझे नीचा दिखाया। हे भगवान, हम गरीब हैं, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं। बेटा, तू पढ़ाई कर, तुझे बड़ा आदमी बनना है, तभी इंसाफ मिलेगा। हाँ बाबूजी, अब चुप रहने का समय चला गया। मैं अर्जुन हूँ। एक दिन यही अर्जुन उस सेठ से उसका हर अपमान का बदला लेगा, अपनी माँ का बदला और बहन की इज्जत का बदला। हे ईश्वर, तूने मेरी बहन को अपमानित होते देखा। मैं शपथ लेता हूँ, जब तक सेठ भोपाल अपने किए का फल ना भोगे, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरा प्रण है। अगली सुबह अर्जुन अपने बैग में कुछ किताबें और पराठे रख लेता है। गीता और किशन उसे विदा करते हैं। बेटा, तू गांव से बाहर जा रहा है, लेकिन तेरा मकसद सिर्फ डिग्री नहीं होना चाहिए। तुझे इज्जत, इंसाफ और हक के लिए लड़ना है। भाई, तेरा विश्वास ही मेरी ढाल है। तेरा हर संघर्ष मेरी इज्जत की जीत होगी। दीदी, बाबूजी, मैं वादा करता हूँ, जब तक सेठ भोपाल को उसकी औकात ना दिखा दूं, अर्जुन नाम का उच्चारण तक नहीं करूंगा। इसके बाद अर्जुन पैदल निकल पड़ता है। फिर अर्जुन बस में बैठकर शहर पहुंचता है। शहर पहुंचने के बाद अर्जुन कई जगह कम मांगता है, लेकिन उसकी गरीबी और हुलिये के कारण उसे कोई काम नहीं देता है। अंत में उसे एक लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम मिलता है, जहां अमीर घरों के बच्चे पढ़ने आते थे। इसके बाद अगले दिन से अर्जुन ने लाइब्रेरी में काम करना शुरू कर दिया। रात के समय जब सब सो रहे थे, अर्जुन दिए की रोशनी के नीचे किताबों में डूबा हुआ था। उसके पेट में भूख से ऐंठन थी, लेकिन वह डटा हुआ था। सेठ भोपाल की ताकत पैसे से है, लेकिन मेरी ताकत मेरी मेहनत है। मैं पढ़ूंगा और जीतूंगा। उधर गांव में गीता की फिर से बेइज्जती होती है। सेठ भोपाल गीता को रास्ते में रोकता है। साथ में उसके 2 गुंडे थे। तेरा भाई गया शहर, अब कौन बचाएगा तुझे? चल थोड़ा काम करवा दे सेठ जी का, हमेशा खुश रहेगी। अगर मेरे भाई अर्जुन को पता चला ना, तो तेरी दुकान से तेरी रग रग अलग कर देगा। वो तो गया पढ़ने, पढ़ते पढ़ते भूखा मरेगा, और तू, तेरे पास कोई नहीं। लोग देखते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। गीता अपनी मर्यादा बचाकर तेजी से निकल जाती है। कुछ दिन बाद अर्जुन को खबर मिलती है। अर्जुन एक पत्र पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था, भाई, मैं ठीक हूँ, लेकिन सेठ फिर से बेशर्मी पर उतर आया है। अब बहुत हुआ, अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, अब युद्ध शुरू होगा। अर्जुन अब दिन रात दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा था और हर प्रतियोगिता परीक्षा दे रहा था। उसके अंदर सफलता की आग जल रही थी। कुछ महीनों बाद एक परीक्षा का रिजल्ट आता है। अर्जुन को दफ्तर में बुलाया जाता है। बधाई हो, आप केंद्र परीक्षा में सफल हुए हैं। कृपया कल हमारे रीजनल ऑफिस में अपने प्रमाण पत्रों के साथ रिपोर्ट करें। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रह गया, जैसे समय थम गया हो। सच? क्या आप सच कह रहे हैं? जी हाँ, अब आप डीएसपी अर्जुन कुमार बन गए हैं। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव की सड़क। वर्षों बाद अर्जुन की गांव वापसी होती है। किशन के घर के बाहर एक चमचमाती सरकारी गाड़ी रुकती है। अर्जुन खाकी वर्दी में बाहर निकलता है। अब वह डीएसपी अर्जुन बन चुका था। अर्जुन को इस तरह देख गीता और किशन की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगते हैं। भाई,
तू तो सचमुच शेर बन गया। तूने कर दिखाया। आज मेरा जमीर वही है, पर अब मेरा बेटा मिट्टी से सोना बन गया। अब कोई गरीब बहन रोएगी नहीं। अब सेठ जैसे राक्षस डरेंगे और मैं अपनी माँ का बदला लेके रहूंगा। सेठ भोपाल की दुकान सत्ता के नशे में चूर सेठ अब और भी अमीर हो चुका था। दुकान पर रिश्वत का धंधा, झूठा कारोबार और गुंडागर्दी चरम पर थी। अचानक अर्जुन वर्दी में वहां पहुंचता है। अरे ओ अफसर बाबू, आप तो पहली बार आए हैं हमारी दुकान पर। आइए, कुछ सेवा करूं? पहचाना नहीं सेठ? मैं वही अर्जुन हूँ जिसकी बहन पर तूने बेशर्मी से हाथ डाला था, और आज तेरी वजह से मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। तू अर्जुन? नहीं नहीं, तू तो गरीब मछुआरे का बेटा था। तू अफसर कैसे? सेठ, मेरी माँ और मेरी बहन के आंसू मेरी ताकत बने और तेरे गुनाह तेरी सजा। अब तेरा हिसाब शुरू। ये सुनकर सेठ के चेले भाग जाते हैं। कभी जिसके बाप के पास एक पैसा तक न था, आज वो हमारी इज्जत का रखवाला बन गया। अब बेटियों की इज्जत बची रहेगी और अब कोई सेठ किसी गरीब को परेशान नहीं करेगा। इसके बाद अर्जुन सेठ के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है, जिसमें गलत दस्तखत करवाना, पंचायत पर दबाव डालना और गांव की जमीनें हड़पना आदि शामिल था। अर्जुन, तुझे याद है ना मैं कौन हूं? तू मुझे ऐसे थाने लाया है जैसे कोई अपराधी हूं। यही तो तेरा भ्रम था सेठ भोपाल। तू सोचता रहा कि पैसे से कानून को खरीदा जा सकता है, लेकिन अब नहीं। मैंने क्या किया है? कौन सा जुर्म? तो सुन, कर्ज में डूबे गरीबों से जबरदस्ती वसूली, मछुआरों की मछलियां लूटना, गलत दस्तखत करवाना, पंचायत पर दबाव डालना और गांव की जमीनें हड़पना। गवाह हैं पूरे गांव वाले और मैं खुद। सेठ चुप हो जाता है। इसके बाद अर्जुन गांव पहुंचता है। सुनो मेरे गांव के साथियों, आज एक बहुत पुराना अन्याय मिटा है। वो सेठ जिसने मेरे पिता से मछलियां छीनी थीं और मेरी मां को छीना और इस गांव के लोगों की मेहनत पर डाका डाला, आज वो सलाखों के पीछे है। लोगों में सराहना और गूंजती है। मुझे याद है वो दिन जब मेरे बाबा की आंखों में आंसू थे और हाथ खाली। मैंने तभी ठान लिया था कि मैं बड़ा होकर इतना मजबूत बनूंगा कि न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि इस पूरे गांव को अन्याय से बचा सकूं। और आज मैं तुम सबसे बस एक और बात कहना चाहता हूं। चाहे कोई अपराधी कितना भी झूठ बोले, चाहे जितनी गुंडागर्दी कर ले, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। जब लोग एकजुट होते हैं और आवाज उठाते हैं तो अन्याय हारता है। सही कहा अर्जुन बाबू, अब कोई हमें डराएगा नहीं। हाँ, मैं चाहे कहीं भी रहूं, लेकिन अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये मेरा